जानते हैं जो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उनका जो पॉलिसी था वो ये था फूट डालो राज करो, और इसी रणनीति के बेसिस पे 1903 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हो जाता है और इसकी खबर छपती है न्यूज़पेपर संजीवनी में। फिर 16 अगस्त 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें ईस्ट का हिस्सा मुस्लिम्स के पास रहेगा, वेस्ट का हिस्सा हिंदूज के पास रहेगा। उस टाइम पे आईएनसी के प्रधान गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें फिर गांधी जी ने अपना गुरु डिसाइड किया, पॉलिटिकल गुरु। 16 अगस्त 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को यूनिटी डे के रूप में मनाया, ताकि बंगाल का डिवीज़न इस दिन ना याद रहे लोगों को। उन्होंने बुक लिखी अकेला चलो रे, जनगण मन, गीतांजलि, तस्वीर। 1905 में स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट होता है इंडियंस के द्वारा, जिसमें वो फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करते हैं, ब्रिटिश की जुडिशरी, लेजिस्लेचर सबका बहिष्कार करते हैं। और इसी मूवमेंट को पंजाब में हेड कर रहे थे लाला लाजपत राय। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग ढाका में, उसमें 3 लीडर्स होते हैं। एक होते हैं सलीम उल्लाह खान जो फाउंडर है मुस्लिम लीग के, आगा खान जो प्रधान थी पहली उसकी, और एक थे मुर्शीद उद मलिक। तो जो आगा खान है वो डिमांड करती है कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, और यही डिमांड फिर 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मिंटो ने पूरी भी की। तो 1907 में आईएनसी का सूरत सेशन होता है, जिसके हेड होते हैं रास बिहारी घोष। इस टाइम पे आईएनसी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, नरम दल, गरम दल। नरम दल के लीडर होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिससे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन के लिए मोटिवेटेड थे, नॉन वायलेंस के लिए। फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, जिसमें लीडर्स थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस होता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है किंग्सफोर्ड। उसको मारने की सलाह की जाती है बॉम्ब गिरा के, बट वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहता है, और इसी के अपराध में प्रफुल्ला चक्की और खुदाराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रफुल्ला चक्की तो आत्महत्या कर लेते हैं, पर खुदाराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, 12 साल की उम्र में उन्हें कैद कर लिया जाता है। 1909 के अंदर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा गया। इस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जी वाइसरॉय थे, तो इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें सेपरेट कम्युनल वोटिंग है, मुसलमानों को 1909 में दे दी जाती है, जो जो उन्होंने मांग की थी 1906 के अंदर। फिर उसके बाद जो इंडियन काउंसिल है उसमें सीट्स बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया। दिल्ली दरबार आज तक 3 बार सजाया गया। एक बार 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था देश के अंदर। फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसे सबसे महंगा दिल्ली दरबार कहा जाता है। और फिर एक 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जिसमें वो जॉर्ज V और उसकी वाइफ विलियम मैरी को इनवाइट करते हैं। आईएनसी के प्रेसिडेंट उस टाइम पे भीषण नारायण थे, और इसमें वो रविंद्रनाथ जैसे बड़े बड़े कवियों को बुलाते हैं। रविंद्रनाथ वहाँ पे जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को सुनाते हैं, जो बाद में 24 जनवरी 1950 में हमारे देश का नेशनल एंथम बन गया। रविंद्रनाथ से इम्प्रेस होकर वो रविंद्रनाथ को टाइटल देते हैं। टाइटल देने के साथ साथ रविंद्रनाथ कुछ डिमांड्स भी रखते हैं कि जो 1905 का बंगाल का विभाजन है उसे कैंसिल कर दिया जाए, कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली ला दी जाए, जो 1912 में हुआ भी। 1912 में हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली बन जाती है। फिर 1913 में गदर पार्टी मूवमेंट होती है। गदर पार्टी बेसिकली इसे हम पैसिफिक कोस्ट एसोसिएशन PCA के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली फॉरेन में रह रहे इंडियंस के द्वारा बनाई गई थी 1913 में एट सैन फ्रांसिस्को। इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल, इसके प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भखना, और कैशियर थे काशीराम। न्यूज़पेपर जो इनका आता था वो था गदर।
1914 में कामागाटा मारू इंसिडेंट हो जाता है। ये एक जापान से लिया हुआ उधार में शिप था जिसके हेड थे बाबा गुरदीप सिंह। तो ये जो हांगकांग से वैंकूवर की तरफ सफ़र कर रहा था, बट वो कह रहे थे कि क्योंकि बीच में ये एक जगह रुक के आया तो वो सिर्फ जो एनआरआई लोग थे उन्हें उन्हें उतार लेते हैं और जो इंडियंस थे उनको ऐसे ही वापस भेज दिया जाता है। 376 यात्री थे जिसमें 340 सिख थे, 12 हिंदू थे, 24 मुस्लिम थे। फिर वो आके बजबज बंदरगाह कोलकाता में रुकता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टसल होती है, तो जिसमें 22 सिखों की मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि वहाँ नेशनल वॉर चल रहा था तो डिसोबीडियंस तो पहले से ही था, तो यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसको 6 महीनों के लिए लाया गया था, क्योंकि वॉर से जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके बाद शांति लाने के लिए ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वैसे तो ये 6 महीनों के लिए आया था, बट फिर ये लाइफ टाइम बन गया, इसको रोलेट एक्ट का रूप दे दिया गया 1919 के अंदर। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आए, एनआरआई डे जिसे मनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी 88 में ही चले गए थे लॉ करने लंदन। फिर उसके बाद 91 में उनका लॉ पूरा हुआ, फिर वो अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने चले गए थे 1901 में। तो तब से वो साउथ अफ्रीका में बाहर ही थे। फिर वो 1915 में वापस इंडिया आते हैं। 1916 के लखनऊ सेशन होता है जिसके हेड होते हैं AC मजुमदार। तो उस टाइम पे जो INC बट गई थी 2 दलों में, गरम दल और नरम दल, वो अब दोबारा से क्या है मिल जाते हैं, लेकिन इसमें एफर्ट्स होते हैं एनी बेसेंट के और बाल गंगाधर तिलक के। तो सूरत सेशन में रास बिहारी घोष के टाइम पे वो बट गई थी 1907 में। फिर जाके 1916 में वो क्या है यूनाइट हो गई लखनऊ के सेशन AC मजुमदार की प्रधानगी में। फिर 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट साइन। तो लखनऊ पैक्ट साइन होता है INC और मुस्लिम लीग के बीच में। INC की जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में होम रूल मूवमेंट होती है। होम रूल मूवमेंट का जो पहला फ़ेज़ है, वैसे ये पुणे महाराष्ट्र से शुरू होगी। इसका पहला फ़ेज़ है वो बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे और दूसरा फ़ेज़ है एनी बेसेंट। इसका मोटिव क्या था? स्वराज लेके आना और लैंग्वेज बेस्ड डिवीज़न। 1917 में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और वो चंपारण के किसानों की हालत उन्हें बताते हैं। फिर 1917 में जाके चंपारण सत्याग्रह होता है, गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद भी देते हैं। ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में और वो प्रेरित थे लियो टोल्स्टॉय से। वो पहले सत्याग्रह कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, बट अब इंडिया में चंपारण उनका पहला सत्याग्रह बना। ये बेसिकली 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट और नील की खेती के अगेंस्ट था। फिर 1918 में ये करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पे वाइसरॉय जेम्स फोर्ड थे और उस टाइम पे ड्रोट बहुत ज़्यादा था और फिर भी लोगों से टैक्सेस लिए जा रहे थे। तो गांधी जी का साथ देने सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। गुजरात में ये होता है सत्याग्रह और इसमें टैक्स है एक, पहले तो डिमांड 1 साल की थी लेकिन फिर 2 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। फिर 1919 में होता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये भी गांधी जी के द्वारा किया जाता है। बेसिकली उस टाइम पे प्लेग की कंडीशन थी और अहमदाबाद के जो मिल के वर्कर्स थे वो मांग रहे थे 50% हाइक इन वेजेस, बट ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम सिर्फ 20% करेंगे। तो गांधी जी उस मसले को हल कराते और 35% पे उन्हें राज़ी कराते। यहाँ पर गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक करते हैं, जो वो मोटिवेटेड थे रस्किन से। इस टाइम पे वाइसरॉय जेम्स फोर्ड ही थे। फिर उसके बाद 1919 में जेम्स फोर्ड के दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। पहले 909 आया था जिसमें उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी थी मुस्लिम्स को। इसमें ये कहते हैं कि हम एक तो बाई कैमरल सिस्टम लेके आएंगे जिसमें फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ असेंबली भी होगी, और डायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो पहली बार बंगाल में शुरू हुआ और 1935 में ख़त्म कर दिया गया। 1919 में ही रोलेट एक्ट आया।
1919 सिडनी रोलेट के द्वारा ये कहते थे कि कोई अपील, कोई वकील और कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। इसके द्वारा 2 पंजाब के लीडर्स अरेस्ट हुए, डॉक्टर सत्यपाल और सिफनुद्दीन खिचलू। तो 6 अप्रैल 1919 को इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू होता है पंजाब में, और इसकी इन्फॉर्मेशन है हंसराज है माइकल ओडायर को देते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जब लोग इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में, तो आर्मी का चीफ जो है जनरल डायर, जिसे ब्रिटेन का लोयन कहा जाने लगा इस इंसिडेंट के बाद, और गवर्नर थे माइकल ओडायर। तो आर्मी के जो चीफ जनरल डायर थे वो गोली के ऑर्डर की कमांड दे देते हैं और बहुत सारे लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिसके से हताश हो गए गांधी जी ने इसे हिमालयन ब्लंडर कहा और केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ को जो 1911 में नाइटहुड की उपाधि जॉर्ज V के द्वारा दी गई थी, उन्होंने भी उसे त्यागी, और लाला मुरलीधर ने बहादुर का पद है या टाइटल है वो त्याग दिया था। लाला मुरलीधर को आयरन मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। 1919 में फिर हंटर कमीशन बिठाया गया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की गई कि इस मसारके में कितने एक्चुअली में लोग मारे गए हैं, और उन्होंने बहुत कम डेटा है वो पब्लिश किया, बट एक्चुअल में मौतें कुछ ज़्यादा ही हुई थी। 1920 में फिर INC के 2 बार सेशन बिठाए गए। एक बार कलकत्ता सेशन बिठाया गया लाला लाजपत राय के द्वारा, और फिर नागपुर सेशन बिठाया गया V राघवचारी के द्वारा, जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास किया। 1919 में फिर शुरू होती है खिलाफत मूवमेंट, जिसकी वैसे तो अली ब्रदर्स ने शुरू की थी, बट इसकी प्रधानता गांधी जी हेड कर रहे थे। बेसिकली मुस्लिम्स ने यहाँ पे खुद के लिए राइट्स मांगना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो लोग तरक्की लूज़ कर रहे हैं, वही डर उनको यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो माइनॉरिटी में थी, इसीलिए वो खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देते हैं। फिर 1920 में इसी का नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया। ये एक पहली मास मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी और INC मिल के इसे कर रहे थे। इसमें फॉरेन गुड्स का, फॉरेन एजुकेशन का, जुडिशरी का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार किया। इंडियन अंग्रेज़ों के लिए एज अ बार्बर, हलवाई, धोबी काम करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद 5 फरवरी 1919 को चौरी चौरा की मूवमेंट होती है। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ चौरी चौरा की मूवमेंट होती है यूपी गोरखपुर में। इसका रीज़न था कि मीट प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, तो इसी वजह से थाने में आग लगा दी गई। तो 12 फरवरी 1919 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर हमारी नेहरू जी ने इसे कहा कि कश्मीर की सज़ा कन्याकुमारी को क्यों दे रहे हो। 1 फरवरी के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्लान किया गया था, बट 5 फरवरी को इंसिडेंट हो गया तो उसे फिर वापस ले लिया गया। फिर मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और 6 साल की उन्हें जेल हो जाती है। फिर 1 जनवरी 1922 में ही INC 2 दलों में बढ़ जाती है, जो चेंजेस डिमांड नहीं कर रहे और जो चेंजेस मांग रहे हैं। जो चेंजेस डिमांड नहीं कर रहे थे उसमें थे वल्लभ भाई पटेल, CR गोपालाचार्य और राजेंद्र प्रसाद, और जो चेंजेस की मांग कर रहे थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो फिर 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। गया सेशन की प्रधानता 1922 में हमारे CR दत्त ने ही की थी। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं CR दास और सेक्रेटरी बन जाते हैं मोतीलाल नेहरू। फिर 19 अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना होती है। इसके फाउंडर थे सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जोसेफ राम SC, जोसेफ चटर्जी। फिर वो ककोरी की रॉबरी या कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें वो ब्रिटिशर्स की ट्रेन को लूटने का प्लान करते हैं जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी, और उस टाइम पे फिर वो क्या है अरेस्ट हो जाते हैं। असफ उल खान, राजेंद्र लहरी, सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और रेशम लाल, ये सारे अरेस्ट हो जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग वाइसरॉय थे, बट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहते हैं। 1926 में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ये अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अजीत सिंह से, जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट शुरू कर रखी थी।
फिर सितंबर 1928 में इनका मिलना होता है चंद्रशेखर आज़ाद से, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्टिक वर्ड ऐड करते हैं। फिर ये HSRA दोनों रन करते हैं। फिर 1927 में आ जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में ही यहाँ पे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, और उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था, ब्लैक झंडे फहराए थे। इसी वजह से उनकी JP स्कॉट ऑर्डर देके उनकी गोली मरवा के हत्या करवा देते हैं, और उसी का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं भगत सिंह ने HSRA को ज्वाइन किया था। तो साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के द्वारा 1927 में इंट्रोड्यूस किया। इन लोगों ने 1930 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की। इसमें कुल 7 मेंबर थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, जिसमें से एक क्लाइमेंट एटल थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया, और जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। इसका बदला फिर भगत सिंह लेते हैं जय सिंह के साथ मिलके। तो फिर 17 अक्टूबर 1928 को होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जय सिंह से एक गलती हो जाती है, वो JP स्कॉट को पहचानने में गलती कर देते हैं, और ACP सॉन्डर्स है उसमें गलती से मारे जाते हैं। फिर 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली पार्लियामेंट हॉल में भगत सिंह BK दत्त के साथ मिलके बॉम्ब फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। और साथ के साथ ये पहली बार इनकलाब शब्द है हज़रत मोहानी ने यूज़ किया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के शब्द हैं। भगत सिंह का मोटिव क्या था? बहरों को अपनी आवाज़ सुनाना था। ये जो पार्लियामेंट हॉल बैठा था ट्रेड सेफ्टी बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए, जो कि अगेंस्ट था लोगों के इंटरेस्ट के, इसीलिए इन्होंने बॉम्ब फेंक कर यहाँ पे लोगों के कान कर दिए थे। HSRA ने एक बॉम्ब फैक्ट्री लगाई हुई थी जिसके मेन हेड थे सुखदेव। तो 3 लोगों को इस केस के अगेंस्ट, दिल्ली पार्लियामेंट्री केस के अगेंस्ट अरेस्ट किया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापड़ थे। भगत सिंह के अगेंस्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी चलता है, और इन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इन लोगों को दिल्ली जेल से लाहौर जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, और 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी अनाउंस हुई थी। बट क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर्स थे, तो कोई घटना ना हो जाए, इसीलिए 23 मार्च 1931 को उन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। जेलर थे चरण सिंह। दिसंबर 1928 में फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने लॉर्ड इरविन को, ट्रेन में थे वो, वहाँ बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया, बट उनके फ्रेंड के धोखे के कारण वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। क्योंकि 1928 में पहले भगत सिंह प्रयास करते, HSRA में सिर्फ अब चंद्रशेखर आज़ाद रह गए थे। तो फिर 1931 में उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाता है, फरवरी 1931 में। फिर 23 मार्च 1929 में बैठता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन की प्रधानता थी जवाहरलाल नेहरू के पास, और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस इरविन को नहीं मार पाए 1928 में, तो वो नेहरू के साथ जाकर वो लोग दोनों क्या है, डोमिनेंट स्टेटस की मांग करते हैं कि हम आखिरी बार डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे हैं। क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी, और उसमें मोतीलाल नेहरू ने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी, जिसे क्या है रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जिन्ना ने अपने 14 फॉर्मूले हैं उसके अगेंस्ट दे दिए थे। फिर ये लोग क्या करते हैं, बट इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज अनाउंस कर देते हैं, और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे रात को ये झंडा लहराते हैं, और ये कहते हैं जब सारी दुनिया सो रही थी, भारत अपनी आज़ादी की नींव रख रहा था। इस झंडे को डिज़ाइन किया था बेंगोली वेंकैया ने, जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशा था 3:2। 1930 में फिर होती है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो 1 फरवरी 1922 में डिसाइड हुई थी, बट चोरी चोरा की घटना से हताश होकर उसे विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये होती है सोल्ट सत्याग्रह के अगेंस्ट। इसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली। इसमें साबरमती रिवर से आश्रम से लेकर डांडी गुजरात तक पैदल यात्रा की गई 78 मेंबर्स के साथ। इसका रीज़न था सोल्ट टैक्स। हाथों में उन्होंने नमक की मूठियाँ उठा रखी थी कि जब हमारे देश में पर्याप्त नमक है तो फिर हम नमक पे टैक्स क्यों दे रहे हैं।
और दूसरे देशों का नमक क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसमें गांधी जी का साथ है, सरोजनी नायडू ने भी दिया। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और 4 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और यरवाड़ा जेल पुणे में भेज दिया गया। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, लंदन में होती है। इसकी प्रधानिता कर रहे थे रामसे मैकडोनल्ड। वाइस रॉय इस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी जी उस टाइम जेल पे थे, तो वो तो इस राउंड टेबल में नहीं गए। आईएनसी से भी कोई नहीं गया, बट बी आर अम्बेडकर गए। तो इसका रिजल्ट कोई परिणाम नहीं निकला इस कॉन्फ्रेंस का। फिर 5 मार्च 1931 को, क्योंकि अरविंद को स्ट्रिक्ट निर्देश मिले मैकडोनल्ड से कि कोई इस प्रधानिता में क्यों नहीं आ रहा, तो इससे हताश होकर वो क्या करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट साइन करना पड़ता है उन्हें मजबूरी में। वो गांधी जी को जेल से निकाल देते हैं और बदले में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वापस ले लेते हैं। इरविन से मांग की गई कि वो सोल्ट टैक्स अबॉलिश कर दे, और उसने किया, और वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राजी हो जाता है, पर वो अभी देता नहीं है। इसके गवाह थे इस पैक्ट के मदन मोहन मालवीय। फिर 1 सितंबर 1931 में इन्होंने एक और गिफ्ट दिया कि जो भी जिनके ऊपर भी पॉलिटिकल केस है उन सभी लीडर्स को हम रिहा कर देंगे। क्योंकि 1 सितंबर को ऐसा करने का कारण ये था क्योंकि 7 सितंबर को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और अगर अभी इस मूवमेंट पे वो मना कर देता तो फिर गांधी जी फिर नहीं जाते और फिर मैकडोनल्ड इरविन को फिर बोलता। इसीलिए क्या है, फिर 29 मार्च 1931 में कराची सेशन होता है जिसमें फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम की भी मांग हुई। फिर 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चलती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके वाइस रॉय वेलिंगटन हो गए थे, प्रेसिडेंट थे रैमसे मैकडोनल्ड। गांधी जी ने डिमांड की बेसिक फ्रीडम की, और ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, जिस चीज़ की बात भी नहीं की वो देने को तैयार थे, बट गांधी जी ने मांगी बेसिक फ्रीडम। तो 1931 में जो आईएनसी के प्रधान थे सरदार पटेल, फर्स्ट टाइम उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया सरदार पटेल की प्रधानिता में, जो 29 मार्च 1931 में मांगे गए थे। 4 जनवरी 1932 में गांधी जी यरवाड़ा जेल में अरेस्ट करके डाल दिए जाते और वहाँ पे वो हंगर स्ट्राइक करते हैं। उस टाइम पे आईएनसी के प्रधान थे मदन मोहन मालवीय। 24 सितंबर 1932 में कम्युनल पैक्ट या पूना पैक्ट साइन होता है। बी आर अम्बेडकर जी गांधी जी से मिलने जेल में आते हैं और उनके बीच में डिसाइड होता है कि तुम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करो, बट फिर सेपरेट इलेक्टोरेट देने से वो लोग मना कर देते हैं। तो फिर बी आर अम्बेडकर जॉइंट इलेक्टोरेट पे हाँ कर देते हैं, जिसमें अपर और लोअर क्लासेस इकट्ठे मिलके बैठेंगी। बट हाँ, रिजर्वेशन देने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे कि 147 सीटों में से 71 रिजर्व्ड होंगी और 18% रिजर्व रही 1932 से 1934 तक। फिर 1932 में होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके प्रधान रामसे मैकडोनल्ड ही थे, वाइसरॉय वेलिंगटन थे। इसमें गांधी जी नहीं गए क्योंकि उन्होंने हरिजन मूवमेंट छेड़ रखी थी। आईएनसी से कोई नहीं गया। बी आर अम्बेडकर गए और तेग बहादुर सप्रू गए। 1935 में फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को स्केल्टन बेस या ब्लूप्रिंट कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये साइमन रिपोर्ट 1930 पर आधारित था। इसमें डायरार्की सिस्टम इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया और सेंट्रल लेवल पे शिफ्ट कर दिया गया। मई 1934 में पटना सेशन होता है जिसमें पार्लियामेंट फॉर्म होती है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी है आईएनसी से रिज़ाइन कर देते हैं और नवंबर 1934 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें आईएनसी है जीत जाती है और 45 सीटें उसे 75 में से मिलती हैं। 1937 में इलेक्शन होते हैं जिसमें फिर नेशनल कांग्रेस जीत जाती है और 161 सीटों में से उसे 716 सीटें मिलती है, बट वो 28 मंथ ही रूल कर पाए। 1939 में उसके बड़े बड़े लीडर्स हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं जिससे सरकार गिर जाती है। 1937 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी। तो फिर जाके 1940 में मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो पाकिस्तान रिजोल्यूशन की डिमांड करते हैं।
पाकिस्तान पहली बार टर्म यूज़ करी थी चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद इकबाल ने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मांगा कि वो उसे मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व कर दिया जाए। फिर उसके बाद इसे ऑगस्ट ऑफर या लिलिंथगो ऑफर भी कहा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो लिलिंथगो ही थे पाकिस्तान की, जिस पर वक्त डिमांड हुई। फिर 23 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग नेशन की मांग रखी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन उन्होंने ही चलाया था। यहाँ पे टू नेशन थ्योरी जिन्ना लेके आए। 8 अगस्त 1940 में नेहरू ने इस ऑगस्ट ऑफर या लिलिंथगो ऑफर को डेड एज अ डोर नेल कहकर रिजेक्ट कर दिया। पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की और डोमिनेंस स्टेटस की भी बात की। तो 1940-41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसको पहले पर्सन थे विनोबा भावे, दूसरे नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त, जिन्होंने इसे शुरू किया। 1942 में फिर आता है क्रिप्स मिशन स्टैंडफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। वो क्या है, डोमिनेंस स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने को तैयार हो जाते हैं, पर गांधी जी उसे पोस्ट डेटेड चेक बताते हैं और कहते हैं अब तो हम इसे मांग ही नहीं रहे, अब तो हमें फुल फ्रीडम चाहिए। तो मुस्लिम के राइट्स के बारे में भी इसमें कोई बात नहीं थी, तो क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या वर्धा प्रपोजल या लीडरलेस मूवमेंट शुरू होती है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी इसमें नारा देते हैं करो या मरो का। ये वर्धा ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू होती है और इंडियंस ने थंडर बोल्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 9 अगस्त 1942 को ही 0R ऑपरेशन शुरू हुआ और बहुत बड़े पद्धर पर इंडियंस को अरेस्ट किया गया। फिर 1944 में सी राजगोपालाचार्य एक प्लान लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि एक बार आईएनसी और मुस्लिम लीग को साथ आ जाना चाहिए और मिलकर अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और बाद में वो फिर खुद के लिए क्या है सेपरेशन कर सकते हैं। बट मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। 1943 के कराची सेक्शन में मुस्लिम लीग है डिवीज़न और डिवाइड एंड क्विट की डिमांड करती है कि हमें बांटो और चले जाओ। फिर सीआर प्लान आता है, उसको फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर 25 जून 1945 में वेवलिन प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस आती है। बेसिकली वो उस टाइम पे वेवल वाइसरॉय थे, इसलिए वेवलिन प्लान कहा गया शिमला कॉन्फ्रेंस को। इसमें वो एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल देने की बात रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सारे मेंबर इंडियंस होंगे एक्सेप्ट वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, और इसमें रिप्रेजेंटेशन हाई कास्ट हिंदूज़ और मुस्लिम का रहेगा इक्वल। गांधी जी ने इसे अपोज किया, क्योंकि एक तो यहाँ पे कास्ट और रिलीजन शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, और दूसरी बार तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस अश्योर नहीं हुई थी। तो वेवलिन जो प्लान है उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, जो 25 जून 1945 में आया। फिर 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसमें 3 मेंबर थे, चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस और एक थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैडफोर्ड क्रिप्स। ये एक पीसफुल पावर नेगोशिएशन था। 3 टायर स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करते हैं। इसे आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। 16 फिर अगस्त 1946 में होता है डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना को लगा कि ये जो ग्रुपिंग प्रोविज़न की बात की जा रही है वो सेपरेट नेशन की डिमांड को इंक्लूड करता है, बट जब नेहरू जी ने कहा इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बात मानी जाएगी, ना कि ग्रुपिंग वाली, तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को जिसे एक्सेप्ट कर लिया था उसे रिजेक्ट कर दिया और कम्युनल रिवॉर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रेट कोलकाता किलिंग, नॉन मुस्लिम्स को बड़े पद्धर पर मार दिया जाता है। फिर 2 सितंबर 1940 को ब्रिटिशर्स इंटरिम गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और डी फैक्टो हेड बनाते हैं नेहरू जी को। 26 अक्टूबर 1940 में मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेती है, पर पूरे दिल से नहीं अपनाती। 1938 में आईएनसी का एक हरिपुरा सेशन हुआ था, जिसके प्रधान थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन का आइडिया दिया गया था। त्रिपुरी सेशन था जो 39 का, उसमें सुभाष चंद्र और गांधी जी के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसी वजह से वो रिज़ाइन डाल जाते हैं आईएनसी से। गांधी जी तो 1934 में ही रिज़ाइन कर चुके थे। 39 में वो सुभाष चंद्र बोस का भी रिज़ाइन हो जाता है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं, और बचे हुए सेशन की प्रधानिता करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री भी बनेंगे। उसके बाद कहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ से छोड़ने के बाद हिटलर से मिलते हैं और इंडियंस के लिए मदद मांगते हैं।
उस टाइम पे जापान और इंडिया के बीच में वॉर चल रहा था। तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो हेड थे मोहन सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रास बिहारी बोस सिंगापुर में लीडर बने थे, वहाँ सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले और फिर रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का हेड सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। उन्होंने फिर इसका नाम बदलकर आज़ाद हिंद फौज रख दिया। उनका नारा था आओ दिल्ली चले। फिर 1945 में इस आर्मी को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया और एंड कर दिया। अप्रैल 1947 में प्लान बोल्कन आता है। बेसिकली इस प्लान में नेहरू जी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लान है इंडिया को इंग्लैंड की तरह बलूचिस्तान एरिया की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, इसलिए वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान था बेसिकली जो था वो बात करता था, उस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने कहा कि इस टाइम पे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और गवर्नमेंट भी 2 होंगी, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। और फाइनली ये कहा गया कि बंगाल और पंजाब का पार्टीशन 1948 में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम पाकिस्तान से इंडिया को अलग कर रहे हैं और 2 गवर्नमेंट्स होंगी। तो फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस रात को सेलिब्रेट करता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है सुबह सुबह। तो ये था हमारा माउंटबेटन प्लान का रिज़ल्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।